हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्प्रिंग्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे देयर टाइप्स एंड देयर एप्लीकेशंस। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं स्प्रिंग होती क्या है। जो स्प्रिंग है वो किसी भी मशीन में या इक्विपमेंट में लगाई जाती है एज एन इलास्टिक बॉडी, मतलब प्रत्यास्थ बॉडी की तरह। ये हमेशा मेटल की बनी होती है और इसको हम फोर्स जब इस पे लगाते हैं तो ये उस एनर्जी को स्टोर कर लेती है और जैसे ही फोर्स हटाते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। लगने वाला फोर्स किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स या फिर टॉर्शन। अगर हिंदी में बोलें इन फोर्सेस को तो कंप्रेसिव फोर्स होता है दबाने वाला बल, दबाव जिसे कहते हैं, और टेंसाइल फोर्स होता है खींचने वाला बल, तनाव जिसे कहते हैं, और टॉर्शन होता है घुमाऊ बल जिससे ट्विस्ट करते हैं। तो ये किसी भी मशीन का वो कंपोनेंट होता है जो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए वर्क करता है, प्रत्यास्थता रेंज के अंदर रहते हुए। तो यहाँ पर दिखाया गया है, अगर इस तरह से एक स्प्रिंग है तो अभी ये स्टैटिक कंडीशन में है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है क्योंकि इस पर रिजल्टेंट जीरो है फोर्स का अभी। तो इसमें कोई ना तो एक्सटेंशन है और ना तो इसमें खिंचाव है और ना ही दबाव है। अब सपोज कीजिए आपने इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो ये अंदर की तरफ दब जाएगी। अब इसकी जो कॉइल्स के बीच पहले गैप था अब वो खत्म हो जाएगा और इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर इस खिंचाव बल की जगह हम इस पे एक तनाव बल लगाते हैं, यानी कि इसको खींचते हैं, तो इन सभी कॉइल्स के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी और कॉइल की या स्प्रिंग की जो टोटल लंबाई है वो बढ़ जाएगी। तो इस लंबाई में कमी या फिर बढ़ने को स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि वो अपनी इनिशियल स्टेज से या तो पीछे जा रही है, कम हो रही है लंबाई, या फिर आगे जा रही है, बढ़ रही है लंबाई। तो यही स्प्रिंग डिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये सब हो पाता है जैसे ही हम इन फोर्सेस को, अप्लाइड फोर्सेस को हटाते हैं, हटाने के बाद ये वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाती है जैसे ये पहले थी फोर्सेस लगाने से पहले। ऐसा सब कुछ इसलिए हो पाता है क्योंकि इस पर लगने वाला जो भी बल है वो इसकी प्रत्यास्थता लिमिट के अंदर लगाया जाता है, उससे बाहर नहीं लगाया जाता। तो इसको एक साइंटिस्ट हुए हुक्स, उन्होंने इसके लिए एक नियम बनाया। उनके अकॉर्डिंग जब हम किसी भी अवयव को कोई भी फोर्स लगाते हैं, चाहे वो खिंचाने वाला हो, खींचने वाला हो या दबाने वाला फोर्स हो, तो वो जो फोर्स है वो सीधे समानुपाती होगा उस खिंचाव या दबाव के। तो जो स्ट्रेच या कंप्रेशन होगा उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, और वो सीधे समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स एफ एक्स के। अब समानुपाती चिन्ह जब हटता है तो इसमें एक रोल आ जाता है, नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को स्प्रिंग स्टिफनेस भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स फॉर्मूला, अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू स्प्रिंग स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग दो तरह की हो सकती हैं, में बेसिकली इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज हेलिकल स्प्रिंग, अनदर वन इज लीफ स्प्रिंग। आगे चलकर इनके सब क्लासिफिकेशन आ जाएंगे। हेलिकल स्प्रिंग बहुत तरह की होती है तो वो हम वन बाय वन आगे चलकर स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हेलिकल स्प्रिंग क्लासिफिकेशन। तो ये चार तरह की हो सकती है। वन इज एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग, सेकेंड इज कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग, थर्ड इज टॉर्शन स्प्रिंग, एंड फोर्थ इज स्पाइरल स्प्रिंग।
नाउ फर्स्ट वन इज, पहले ये समझ लेते हैं कि हेलिकल स्प्रिंग होती क्या है, फिर वन बाय वन उनके टाइप्स देखेंगे। तो जो हेलिकल स्प्रिंग है वो एक सॉलिड वायर को किसी एक गोल छड़ पर अगर हम गोल गोल लपेट दें उसको हेलिकल फॉर्म में, अगर उसको लपेट दिया जाए, और जब हम लपेट रहे हैं तो उसकी जो पिच है, यानी कि जैसे यहां पर अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये जो सेकंड एलिमेंट है, इसके बीच की जो दूरी है ये पिच कहलाएगी, यहां से यहां तक। या फिर इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, इन दोनों के बीच की अक्षीय दूरी, जो अक्षीय दूरी होगी वो पिच कहलाएगी। तो ये यूनिफॉर्म होती है, अगर यहाँ पर 10 मिलीमीटर है तो इधर भी 10 मिलीमीटर, नेक्स्ट में भी 10 मिलीमीटर, सब जगह सेम रहेगी इसकी वैल्यू। यहाँ अगर 3 मिलीमीटर है तो सब जगह 3 मिलीमीटर पिच वैल्यू मिलेगी। तो जो पिच है उसका कांस्टेंट होना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी स्प्रिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग है वो फंक्शन क्या करती है, जब हम इस पर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो एक तरह से उसको हम ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये उस ऊर्जा को स्टोर कर लेती है, और फिर वो जो ऊर्जा आ रही है वो हो सकता है किसी शॉक या झटके से आ रही हो, जैसे कि किसी भी ऑटोमोबाइल के केस में होता है कि सडनली रोड पे जा रहे हैं और एकदम से अचानक से कोई गड्ढा आ गया है अगर, तो जो फोर्स होगा, जिस फोर्स से बल, जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ गड्ढा आने पर, वो उतनी ही प्रतिक्रिया देगा उस ऑटोमोबाइल को। तो अचानक से जर्क लगता है या शॉक लगता है किसी भी व्हील असेंबली पर ऑटोमोबाइल की, तो वो सारा जो जर्क या शॉक होता है वो इन एब्जॉर्बर्स या फिर शॉक एब्जॉर्बर जिन्हें हम कहते हैं, या फिर स्प्रिंग जिन्हें कहते हैं, उसमें वो स्टोर होता है और फिर उसको धीरे धीरे रिलीज करा लिया जाता है, तो आपको झटका महसूस नहीं होता है। तो ये दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट को मेंटेन रखता है और जो भी शॉक होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को, फिर उस एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करता है। नाउ द फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग। जो एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग है उसमें जो कॉइल्स हैं वो बहुत पास पास होती हैं, एकदम जस्ट एडजेसेंट रहती हैं जैसा डायग्राम में दिख रहा है, और दोनों एंड्स पर फोर्स लगाने के लिए यहाँ इस तरह कुछ अरेंजमेंट रहता है जिन्हें हुक कहते हैं। यहाँ पर हुक है, यहाँ एक सर्कुलर हुक है, यहाँ एक आई हुक है। तो ये जो हुक्स हैं ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इस तरह की स्प्रिंग जब आप यूज करेंगे तो इस पर तनाव बल ही लगेगा, जब आप इसको खींचेंगे तभी ये वर्क करेगी। अगर आप इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो ये अपना वर्क नहीं करेगी। रीजन ये है कि कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर इसकी जो पिच है वो बहुत ही क्लोज है, तो इसको दबाया नहीं जा सकता फर्दर, जबकि इसको खींचा जा सकता है, तो ये हमेशा टेंसाइल फोर्स पर ही वर्क करेगी। नाउ द नेक्स्ट, एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग जो है उसके कुछ फीचर्स, इसमें जो भी लोड लगेगा वो एक्सिस के अलोंग लगेगा। इसकी एक्सिस इस तरह है वर्टिकल, डायग्राम में देखिए यहाँ वर्टिकल ऐसे, और दोनों हुक्स जो हैं वो इसी एक्सिस के 90 डिग्री पर एडजस्ट करा दिए गए, यानी कि जो कॉइल बनी उसके प्लेन के 90 डिग्री पर हुक को लगा दिया गया है, लेकिन है वो उसी एक्सिस में, सेम एक्सिस पे। तो जब आप इस पे बल लगाएंगे, इधर से इसको इधर खींचेंगे, इस साइड से इधर खींचेंगे, तो वो बल भी इसी अक्ष के समांतर ही लगेगा, जिसकी वजह से इसमें एलोंगेशन आना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन स्प्रिंग्स होती हैं उनके जो एंड्स हैं, हुक्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे राउंड एंड हुक या स्क्वायर एंड हुक या वी हुक या फिर आई हुक, यहाँ इस तरह से। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट।
नाउ नेक्स्ट इज कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग। कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कॉइल्स हैं, इसमें पिच की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, वायर के डायमीटर से ज़्यादा होती है। और जबकि एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग में वो ये जो कॉइल्स हैं उनकी पिच वैल्यू बहुत ही क्लोज है, कम है, जिसकी वजह से जो कॉइल्स हैं वो आपस में एडजेसेंट रहती हैं, एक दूसरे से सटी रहती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पिच वैल्यू बहुत हाई होती है तो कॉइल दूर दूर रहती हैं। अब आप इस टाइप के स्प्रिंग पर अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो ये दबना शुरू करेगी और जो ऊर्जा है उसको स्टोर करेगी। जैसे ही फोर्स को हटाएंगे तो ये उस ऊर्जा को रिलीज कर देगी। तो इस तरह की स्प्रिंग जो है वो क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स पर काम करती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज टॉर्शन स्प्रिंग। टॉर्शन स्प्रिंग जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेटरी फोर्स को एडजस्ट कराना होता है या एब्जॉर्ब कराना होता है, तब हम इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके जो एंड्स हैं या सिरे हैं वो उसी प्लेन में छोड़ दिए गए हैं जिस प्लेन में कॉइल को वाइंड किया गया है, जिस प्लेन में कॉइल को वाइंड किया गया है। तो अब इस पे फोर्स जब आप लगाएंगे वो इसी प्लेन में लगेगा, घूर्णी फोर्स या टॉर्क जिसे कहते हैं। इस वजह से इन्हें टॉर्शन स्प्रिंग्स कहते हैं। और जैसे ही वो टॉर्क हटेगा तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है। अब इनका फंक्शन, तो इसमें जब हम टॉर्क या लोड लगाते हैं तो वो एक आर्क में लगता है, मतलब एक कोण में, उसी प्लेन में आप एंगल पे, किसी भी एंगल पे टॉर्क को लगा सकते हैं। और ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज स्पाइरल स्प्रिंग। जो स्पाइरल स्प्रिंग है वो स्टील को एक रैप करके बना दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक स्टील की स्ट्रिप है, उसको हमने रैप कर दिया है एक दूसरे के ऊपर गोल गोल, जिससे कि ये स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग तैयार हो गई है। और अंदर का जो स्ट्रिप है उसको हमने बेंड कर दिया है जिससे कि इसका हुक सेक्शन बन जाए, जहां से इसको लगाने में आसानी हो किसी भी कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर ये किसी आर्बर से या शेफ्ट से अटैच हो जाएगी, जबकि इसका बाहरी सिरा किसी रिटेनिंग ड्रम से अटैच रहेगा। तो उन दोनों के बीच जब मोशन शुरू होगा तो ये एनर्जी को स्टोर कर लेगी, स्पाइरल अंदर लिपटते जाएंगे आपस में, इनके बीच का गैप खत्म होता जाएगा तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही इस सेंटर शेफ्ट पर फोर्स लगाना बंद करेंगे ये उस सारी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर देगी। इस तरह की जो स्प्रिंग्स हैं, टॉर्शन स्प्रिंग और स्पाइरल स्प्रिंग्स, ये ज्यादातर आप देखेंगे जो टॉयज हैं उनमें भी यूज की जाती हैं। अब स्पाइरल स्प्रिंग के कुछ फंक्शंस, इनकी जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है कि आपको कितना स्टिफनेस लेना है। तो ज़्यादा थिकर स्टील के लिए आपको कम ही रोटेशन रखने होते हैं, जबकि कम थिन जो स्टील होता है, कम मोटाई का, उसके लिए आप ज़्यादा रोटेशंस रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लीफ स्प्रिंग। जो लीफ स्प्रिंग है वो यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे डायग्राम में, तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल सेक्शंस होते हैं इसके, तब उन्हें कंबाइंड करके बनाया जाता है। तो ये एलिप्टिकल शेप में लीव्स को लिया जाता है, या स्टील की जो पत्तियां रहती हैं या सेक्शंस रहते हैं रेक्टेंगुलर, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है तब ये बनती हैं। और ये ग्रेजुअली इनकी जो लेंथ है वो कम होती रहेगी नीचे की तरफ। सबसे ऊपर वाली जो लीफ है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद उससे कम, और इस तरह नीचे की तरफ सबसे कम लेंथ वाली स्ट्रिप लगी रहती है। और इस तरह की जो भी लीफ स्प्रिंग्स हैं इनको हम तब यूज करते हैं जब अप्लाइड फोर्स बहुत ही ज्यादा हो या अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे स्टोर करना है वो बहुत ज्यादा हो।
तो इस तरह की जितनी भी स्प्रिंग्स हैं वो आप सस्पेंशन में लगी देखेंगे, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं या कार्स हैं उनमें ये सस्पेंशन में लगी रहती है। तो सस्पेंशन में अगर देखें तो आपने ट्रक में, बस में इनको इस तरह पिछली साइड पर लगे हुए देखा है, जिससे कि ये सारे जर्क को जो रियर व्हील पर या फ्रंट व्हील पर आते हैं तो उन जर्क को या शॉक्स को ये एब्जॉर्ब कर जाती हैं। अब स्प्रिंग्स के एप्लीकेशंस, पहला, ये फोर्सेस को कंट्रोल करती हैं ब्रेक्स में, क्लचेस में, जैसा कि दूसरा, इनसे हम मेजर भी कर सकते हैं फोर्स को। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्प्रिंग वाले मेजरिंग बैलेंस आते हैं, जिनसे जैसे अखबार वाला रखता है तो वो ऐसे स्प्रिंग की तरह स्प्रिंग से ही बना होता है बैलेंस। उसमें नीचे की तरफ एक हुक होता है, एक ऊपर की तरफ हुक होता है। उसको एक हुक को होल्ड कर लेते हैं हाथ में, दूसरे हुक पे आप कोई भी वेट लगा दीजिए तो वो उसको मेजर करके बता देंगे कि कितना वेट है इसमें। अकॉर्डिंग टू फोर्स को हम, जो भी फोर्स लगेगा उस पर, उसको स्केल पे कन्वर्ट कर देते हैं हम वेट में, और वहां पर लिख दिया जाता है कि ये 1 kg है या 2 kg है, एंड सो ऑन। सिमिलरली इसको हम यूज करते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए। जैसा कि जो पुराने जमाने में वॉच होती थी उनमें हम स्प्रिंग लगी रहती थी, तो आपको सुबह ही उसमें या एक टाइम आपको उसमें एनर्जी देनी होती थी, फिर वो एक फिक्स ड्यूरेशन टाइम के लिए उस एनर्जी, गिवन एनर्जी से चलती रहती थी, और उसके बाद फिर वो अनबाउंड हो जाती थी, एनर्जी कम हो जाती थी तो वॉच चलना बंद कर देगी या धीरे चलने लगेगी, तो फिर आपको रिवाइंड करना होता था उसे। द नेक्स्ट इज शॉक को या वाइब्रेशंस को कम करने के लिए व्हीकल्स में, उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है। बाकी इसके बहुत सारे कॉमन एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से कुछ को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जिस ट्रैम्पोलिन पे बच्चे खेलते हैं, ये बीच का रबर सेक्शन है, और ये रबर सेक्शन इस स्टील फ्रेम से, जहाँ ये ग्रीन स्ट्रिप लगी हुई है सर्कुलर, इसके नीचे बहुत सारी एक्सटेंशन स्प्रिंग्स लगी रहती हैं चारों तरफ, जिससे ये ट्रैम्पोलिन अटैच रहता है। नेक्स्ट है स्टेपलर। स्टेपलर को अगर आप खोल के देखेंगे तो इसमें भी एक लीफ स्प्रिंग अंदर की तरफ लगी रहती है, जिससे ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है स्टेपल करने के बाद। नेक्स्ट इज पोगो स्टिक। पोगो स्टिक में कंप्रेशन स्प्रिंग लगी रहती है यहाँ पर, इस पोजीशन पर। तो ये जो कंप्रेशन स्प्रिंग है, इससे ही पोगो स्टिक काम करती है। दूसरा, ऑटोमोबाइल का जो सस्पेंशन है उसमें भी कंप्रेशन स्प्रिंग लगी होती है। ये व्हील असेंबली होती है ऐसे, और ये सारा स्ट्रक्चर बॉडी के नीचे रहता है, तो आपको डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बॉडी के नीचे ये स्ट्रक्चर आपको इजीली दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग या कंप्रेशन स्प्रिंग्स लगी रहती हैं। नेक्स्ट है टॉर्शन स्प्रिंग्स। टॉर्शन स्प्रिंग्स ज़्यादातर मशीन कंपोनेंट्स में या फिर डोर क्लचर्स में लगी होती हैं। तो आज के इस लेक्चर से हमने देखा कि जो स्प्रिंग्स हैं वो लार्ज डिफ्लेक्शन को अटेन करने के लिए, ये इसके बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, और ज़्यादातर स्प्रिंग्स जो बनती हैं वो स्प्रिंग स्टील से बनती हैं, और इनमें स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन जो होता है वो हम हुक्स लॉ से डिटरमिन कर सकते हैं, जो डिफ्लेक्शन वैल्यू है। सिमिलरली जब आपको फोर्स पता है, डिफ्लेक्शन पता है, तो आप सिमिलर मैनर में स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता होता है। तो इनको, स्प्रिंग्स को सीरीज में भी कनेक्ट किया जा सकता है और पैरेलल में भी कनेक्ट किया जा सकता है, और इस इनमें बहुत सारे टाइप्स हैं जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। तो आज स्प्रिंग का लेक्चर इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे।